पर जीतू भैया क्यों सीरीज में जीतू सर क्यों नहीं? आपको पता चला कि ये ब्लैक एंड व्हाइट होने वाला है तो आपको लगा नहीं कि ये क्या हो रहा है भाई? कलर के जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट कौन देखेगा? आपको प्यार हुआ है वैसे? हाँ मतलब इंटरेस्टिंग सेगमेंट है टंग ट्विस्टर्स। लपक बबुलिया लपक, अब ना लपक बे तो कब लो। ऐसी जीभ लपलपाई। अरविंद केजरीवाल जी के साथ बैठ के पूरा उनका गेटअप लेके उनकी मिमिक्री की है। अर्नब जी हम कौन है? हम इस देश के थके हारे दबे कुचले आम आदमी हैं। नोबिता कहाँ जा रहे हो? अपना काम तो कर ले। सो डोरेमोन मेवाती भी बोलने लग गया है गाइस। मैंने सिर्फ थाईलैंड ट्रिप्स की है। The Motormouth Show. The Motormouth Show. Let's do this. The Motormouth Show. क्या बात कर रहे हो? Motormouth Show. सच्ची। The Motormouth Show. Hi guys, welcome back to the Motormouth Show. This is me Sonal Kaushal and आज के एपिसोड में हमारे सुपर स्पेशल गेस्ट है जीतू भैया। वेलकम टू द Motormouth Show. थैंक यू। क्या हाल है? बढ़िया यार। मुझे पता चला आप सुबह से शूट कर रहे हो, थक गए होगे। नहीं अभी आज का दिन थोड़ा लाइट था तो आई एम गुड अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस फॉर ऑल द सक्सेस। इतनी सारी सुपर हिट सीरीज दे चुके हो आप, मूवी सीरीज, अभी बैक टू बैक दो। यस थैंक यू सो मच। कैसा लगता है इतना सारा प्यार, इतना सारा सक्सेस मिलके? काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब जिस तरह से जो भी मैं शोज़ करता हूँ या जो भी मैं कहानियाँ बोलता हूँ अपने कैरेक्टर्स के ज़रिए वो लोगों तक पहुँचती हैं और लोग उसको उतना अप्रिशिएट करते हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा फील होता है। और ख़ासकर मतलब आर्टिस्ट के लिए तो शायद तालियां ही उन उसका मोटिवेशन होता है कि जब तक वो ऑडियंस तक, जितनी ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचे और वहाँ से वो अप्रिशिएशन आए तो उसकी सीख हमेशा करता है आर्टिस्ट। बट मुझे लगता है कि जिस तरह की कहानियाँ मैं कहता हूँ थोड़ी सी यूनिक कहानियाँ होती हैं और मज़ा तभी आता है जब वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और फाइनली वो हो रहा है तो वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है। अच्छा, कोटा फैक्ट्री रिलीज़ होने वाला है एंड उसके ट्रेलर में एक लाइन है जहाँ पे एक मैडम बैठी और वो आपसे पूछ रही हैं जीतू भैया क्यों, जीतू सर क्यों नहीं? जीतू भैया बोलते हैं आपको सब लोग एंड मैंने सुना है कि आपको अच्छा भी लगता है जब सब आपको जीतू या जीतू भैया बोलते हैं, पर जीतू भैया क्यों सीरीज़ में जीतू सर क्यों नहीं? आई थिंक सीरीज़ में तो काफ़ी सारे लॉजिक्स हैं उस बात के कि वाई जीतू भैया, वाई नॉट जीतू सर, तो वो तो आपको सीज़न 3 में देखने को मिलेंगे। बट आई थिंक जो भैया टर्म है आई थिंक वो क्योंकि फैमिली में वो टर्म यूज़ की जाती है क्योंकि एक बहुत एक फैमिलियर चीज़ होती है जब तुम भैया बुलाते हो तो सडनली अपनापन लगता है ना। हाँ तो वो अपने आप आता है। मतलब किसी को अगर कोई भैया बुलाए या दीदी बुलाए तो सडनली बॉडी में वो हार्मोन्स आते हैं तो सडनली एक एक्स्ट्रा अटेंशन जाता है उस इंसान के प्रति, वो अपने आप होता है। तो वो एक अलग सी अटैचमेंट होती है भैया को लेके, तो शायद वो रीज़न है ताकि वो, क्योंकि वो कैरेक्टर उस तरीके का हम लोगों ने सोचा था कि ये बहुत लार्जर देन लाइफ होगा, क्योंकि वैसे टीचर्स होते नहीं हैं। हाँ, और पॉसिबल नहीं है। मतलब ऑफ कोर्स होते होंगे ऐसे टीचर्स स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे, बट कोचिंग लेवल पे वैसा होना बड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि बहुत बड़े नंबर में स्टूडेंट जाते हैं। एक क्लास में कम से कम 200-250 लोग होते हैं, 150-200 लोग होते हैं, उसके बीच में एक टीचर आता है और वैसे 25-30 लेक्चर्स लेने पड़ते हैं टीचर को इन अ वीक। सो वो बड़ा डिफ़िकल्ट है किसी पर्टिकुलर टीचर का उस तरह से अटैच्ड होना बच्चों के साथ। तो जो वर्ल्ड हम दिखाने वाले थे वहाँ पे ऐसे टीचर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं और हमें कुछ उल्टा दिखाना था, तो अपने आप ही वो सुपरफिशियल कैरेक्टर बन गया, फिक्शनल कैरेक्टर बन गया। बट उसको अपनापन कैसे लेके आए, तो आई थिंक दैट भैया टर्म्स जो भी उसमें ऐड करते हैं तो वो अचानक से एक वो कैरेक्टर में वो चीज़ आ जाती है कि वो क्लोज होता है लोगों के, वो लोगों को की बातें सुनता है, लोगों का पर्सपेक्टिव समझता है। तो आई थिंक वो रीज़न रहा होगा जीतू भैया के पीछे। राइट। और आपके कैरेक्टर को देख के इतने सारे बच्चे ऐसे ड्रीम करते हैं कि काश हमारी लाइफ में भी कोई जीतू भैया मिल जाए हमें। पर आप IIT से पढ़े हो, है ना? एंड आपकी लाइफ में कोई जीतू भैया थे? हाँ, मतलब मेरी लाइफ में तो वक्त पे बहुत सारे जीतू भैया हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया या एडवाइस किया। जैसे जब मैं स्कूल में था तो मेरे कज़न थे जो मुझे सारी स्कूल की जो भी प्रॉब्लम्स होती थी, अब उस टाइम पे जो भी पर्सनल छोटे इश्यूज़ होते थे वो सॉल्व करते थे। मैं कभी भी मुझे कुछ सिचुएशन में जाता था, मैं उनके पास जाता था कि यार ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, अभी सॉल्व करो, और वो कर देते थे। तो उस टाइम पे वो मेरे जीतू भैया थे। एंड देन जब मैं कॉलेज में गया तो बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे मिले, बहुत सारे सीनियर्स ऐसे मिले जिन्होंने वहाँ के कल्चर में जो भी चीज़ों को लेके मुझे इश्यूज़ होते थे वो उसमें एडवाइस करते थे या सॉल्व करते थे मेरे लिए। तो वहाँ
वहाँ पे वो मेरे जीतू भैया थे। बट लाइक आई थिंक जो स्कूल टाइम था वो काफ़ी लंबा टाइम था, और वहाँ पे जिस तरह से मेरे जो कज़न ब्रदर हैं उन्होंने मेरी हेल्प की या मुझे सपोर्ट किया, सो आई विल कॉल हिम माय जीतू भैया। आज उनसे बात होती है कभी? हाँ, मतलब होती रहती है। रेगुलर टच में है। अच्छा, आपके पेरेंट्स के साथ आपका कैसा रिलेशन था बचपन में और अब? आपने काफ़ी जगह बताया कि आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े और जब आप मुंबई आए तो एक वो इंग्लिश और हिंदी का भी सीन, मैंने आपके इंटरव्यूज़ देखे थे तो मैंने देखा, बट आपके पेरेंट्स के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप था बचपन में? काफ़ी अच्छा। मतलब पेरेंट्स के साथ तो अच्छा ही रिलेशनशिप होता है आई थिंक मोस्ट ऑफ द किड्स का। या तो अच्छा था, मतलब उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा ट्राई किया कि मुझे बेटर स्टडीज़ करने का मौका मिले, मैं बेटर स्कूल्स में जाऊं और मुझे बेटर कॉलेज मिले, तो उसके लिए उन्होंने पूरे टाइम हर तरह से जितना हो सके उन्होंने सपोर्ट किया। सो आई एम रियली थैंकफुल टू देम जो भी उन्होंने आपके मेरे लिए सिबलिंग्स किया। हैं? हाँ, मेरी 2 छोटी बहनें। अच्छा, हम्म। वो क्या करती हैं? एक टीचर है जो मुझसे जस्ट छोटी, वो टीचर है। दूसरी है अभी शी इज़ ट्राइंग टू बिकम अ शेफ़, सो ओह वो वाओ! कोर्स कर रही है। सो एंड फैमिली पूरी राजस्थान में? हाँ, दे ऑल लिव इन अच्छा, राजस्थान। तो जब आपने ये मूव लिया कि मैं एक्टर बनने वाला हूँ, आईआईटी से निकले, इंजीनियर बन गए, आई एम श्योर वो लोग बहुत प्राउड होंगे कि इंजीनियर बन गया हमारा बेटा, और अब सीधा एक्टिंग में चला गया, तो वो शॉक नहीं हो गए थे कि इसको क्या हो गया एकदम से? हाँ, ऑफ कोर्स वो काफ़ी शॉकिंग रिएक्शन था उनका, और वो बनता भी है। मतलब जिस तरीके से आईआईटी में जब कोई लड़का जाता है तो उसमें ऑफ कोर्स लड़के की सिर्फ इतनी मेहनत होती है कि हाँ, जो पढ़ाई कोटा में कराई गई या कोचिंग में कराई गई उसने वो ढंग से कर ली। बट उसके पीछे बहुत ज़्यादा सपोर्ट फैमिली का होता है, क्योंकि वो बहुत कम उम्र होती है, 13-14 साल के बच्चे होते हैं जो कोटा में पढ़ने चले जाते हैं। तो उनका कुछ अपना से नहीं होता, उनका अपना कुछ स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं होता कि मुझे लाइफ में ये करना है या ये बनना है, ठीक है। जो ऑफ कोर्स वो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, वो भी पढ़ाई में भी मतलब कुछ 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उनमें शायद उनका थोड़ा इंटरेस्ट होता है, जिस वजह से सोसाइटी को लगता है, जिस वजह से आसपास के लोग लगता है कि इसको इंजीनियरिंग करनी चाहिए, और पेरेंट्स उस चीज़ में लग जाते हैं, उस चीज़ में मेहनत करने में लग जाते हैं। तो पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा मेहनत होती है उस चीज़ में, पैसा भी बहुत लगता सब कुछ, मतलब वो पूरा सपोर्ट सिस्टम जो क्रिएट करते हैं एक आईआईटी की जो तैयारी कर रहा होता है स्टूडेंट, तो वो बहुत कमाल की चीज़ होती है, और तुम्हें भी लगता है कि हाँ, इट्स सो मच ऑफ पैम्परिंग एंड वो सपोर्ट सिस्टम जो होता है। तो आई थिंक वो जब वहाँ पहुँचने के बाद, वो आईआईटी करने के बाद, वहाँ से इंजीनियरिंग करने के बाद, जब मैं कोई बोलेगा कि एक्टिंग करना है, तो ऑफकोर्स उनको वो काफ़ी शॉकिंग लगेगा। तो वो उनके लिए काफ़ी शॉकिंग भरा रिएक्शन था, एंड मतलब वो तभी सॉल्व हो सकती थी वो प्रॉब्लम जब मैं कुछ अपना काम उनको करके दिखाऊं। मैं बातें करके वो सॉल्व नहीं कर सकता, बातें करके मैं उन्हें समझा नहीं सकता कि मुझे ये करना है, मुझे ये क्यों करना है। वो बड़ा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, क्योंकि जिस टाइम पे मैंने उनके सामने ये बात रखी, ना तो मैं श्योर था कि मैं एक्टिंग करूँगा और किस तरीके से करूँगा, कैसे जाऊँगा। मेरा बस एक आइडिया था कि ऐसा मुझे इंटरेस्ट है और मुझे ये करना है। बट अगर वो उस पर क्वेश्चन करने लग जाएंगे कि कौन है, किससे जाके मिलेगा, क्या तुम्हारा प्रोसेस होने वाला है, कैसे तुम्हारा घर चलने वाला है मुंबई में, कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे, उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। सो वो और इन बातों का तुम जवाब दे भी नहीं सकते उस मोमेंट पे। हाँ, क्योंकि खुद ही नहीं पता होता क्या होने वाला है। करेक्ट। तो आई थिंक फिर वो चीज़ें तुम्हें काम से ही प्रूव होंगी, जो तुम्हें काम यहाँ पे मिलता है, जिस तरह का तुम काम करते हो और वो वर्क करता है। और वो ऑडियंस भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर वो ऑडियंस के साथ वर्क करता है तो ही उन्हें पता चलेगा कि हाँ, कि इसने ये ठीक ट्रैक है और इसको सपोर्ट करना चाहिए। बट आई थिंक शुरू में थोड़ा सा शॉकिंग था, उसके बाद उन्होंने फिर से पूरा सपोर्ट किया मुझे इस जर्नी में। वाह। और अब तो ऐसा टाइम नहीं है, हमारे टाइम पे मुझे याद है कि इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, ये एक ऐसे प्रोफेशन होते थे जो हर पेरेंट सोचता था कि हाँ, हमारा बच्चा ये बन जाए, इंजीनियर बन जाए, तो मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती थी, है ना। बट अब काफ़ी सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा यूट्यूबर बने। पता है आपको आजकल ऐसा चल रहा है। हाँ, मतलब काफ़ी, मतलब जो आई थिंक रील्स ने काफ़ी गेम चेंज कर दिया है। और हाँ, तुम और आई थिंक तुम्हें कुछ भी शूट करने के लिए बड़े कैमरास की ज़रूरत नहीं होती जो एक्सपेंसिव है, या स्पेस लेते हैं, या उसको सीखने की ज़रूरत होती है। वो सब नहीं है, तुम अपना फ़ोन लगाया और तुमने अपना कंटेंट बनाया, तो इट्स मतलब वो एक्सप्रेस करना बहुत इजी हो गया है। और मुझे लगता है कि हर किसी का अपना एक्सप्रेशन है, तो वो अपने टैलेंट को उस एक्सप्रेशन से निकाल सकता है, दिखा सकता है, और वो क्रिएट करना बड़ा आसान हो गया है। आसान हो तो गया। और मैं उसके तो कारण देखती ये हूँ होता है। छोटे छोटे बच्चे ऐसे फ़ोन, मतलब उनके पास ट्राइपॉड भी नहीं होता, वो बस ऐसे लगा देते हैं जुगाड़ पे, हाँ, टेबल पे बुक्स रख दी, बुक्स रख उसके के। ऊपर फ़ोन रख दिया और अपना कंटेंट क्रिएट करके, एंड दे आर गेटिंग वायरल। उनके जो भी टैलेंट है उसको पहचान मिल जाती है, तो कितनी अच्छी बात है। पर आपने एक जगह पे बोला था, आई वॉज वेरी लकी कि मैं बॉम्बे आया और पहले दिन मैंने शूट किया था, और अब
इतने बड़े बड़े शोज़ मूवीज़ आपके पेरेंट्स जब देखते हैं तो अब उनका क्या रिएक्शन होता है जब पड़ोस वाले लोग आके इनिशियली जब उन्हें बोला होगा कि अरे हमने तुम्हारे बेटे का शो देखा, तो कैसा लगता है? आई एम श्योर दे मस्ट बी वेरी प्राउड, पर आपको एज अ सन कैसा लगता है? नहीं मतलब एज अ सन मैंने अपने आप को कभी उस चीज़ को सोचा उस चीज़ को कभी उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैं किसी का बेटा हूँ तो अपने आप हुआ हूँ। मैं एज अ ह्यूमन बीइंग मतलब मुझे लगता है कि वो रियलिटी चेक वो बहुत ज़रूरी था, जिस तरह का मैंने काम किया और मतलब वो लोगों को पसंद आना, ये चेक बहुत ज़रूरी था मेरे लिए और वो हुआ। एंड ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि कोई भी पेरेंट्स अगर कोई उनका बच्चा कुछ भी करना चाहता है उनको कुछ एतराज़ नहीं होता। उनको हमेशा ये होता है कि कोई आके एक बोल दे कि तुम्हारा बेटा अच्छा कर रहा है। सोसाइटी में जिस सोसाइटी में वो लोग रहते हैं, ठीक है। आई थिंक अगर पेरेंट्स मना भी करते हैं तो वो प्रोटेक्टिव होते हैं हाँ, ना, हाँ, इसलिए मना करते बट हैं। उनको तुम्हारी कोई भी चीज़ मुझे नहीं लगता कि बहुत गलत लगती है। मतलब वो इन्जॉय ही करते हैं कि अगर तुम ऑफ कोर्स मतलब अगर तुम किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहे हो हाँ। तो तब तक उनको वो लोग उस चीज़ को माइंड नहीं करते हैं। तो अगर कोई बच्चा कोई भी डिसीजन लेता है अपनी लाइफ में कि मुझे ये बनना है, उनको कोई एतराज़ नहीं होता। उनको बस यही लगता है कि यार 4 लोग जो सोसाइटी में है वो सवाल उठाएंगे, उनके जवाब उनके पास भी नहीं होंगे। उनके पास होना चाहिए ना। मतलब तुम कुछ भी बोल दो, तुम बोलोगे यार मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ, सो एटलीस्ट पेरेंट्स के पास जवाब होगा। हाँ, और ना ये सारी चीज़ें बहुत होती है, 4 लोग क्या कहेंगे, स्पेशली मतलब मैं दिल्ली से हूँ, वहाँ पे भी बहुत होता है कि 4 लोग क्या कहेंगे। हाँ, तो आई थिंक उन 4 लोगों का जो सवाल होते हैं उनके जवाब चाहिए होता है उन पेरेंट्स को। हाँ। तो अब जैसे ही तुम बोलोगे कि तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, तो एक्टिंग अच्छा एक्टिंग कर रहा है, कौन सी फिल्म, क्या सीरीज, तो उनके पास अगर वो उन चीज़ों के जवाब होने चाहिए। और जवाब नहीं होंगे तो फिर वो सारा प्रेशर बच्चे पे डालते हैं या बच्चे पे आता है कहीं ना कहीं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई पेरेंट्स किसी अपने बच्चे के डिसीजंस के अगेंस्ट होता है या उनको कोई एतराज़ होता है कि क्या करियर ऑप्शन चूज़ कर रहा है। उनको बस कुछ सवालों के जवाब चाहिए होते हैं, वो भी उन चीज़ों के लिए जब कोई 4 लोग आएंगे, रिलेटिव्स आएंगे, पड़ोसी आएंगे और वो पूछेंगे कि क्या चल रहा है, तो उसका उनके पास जवाब हो। करेक्ट। कोई ऐसी इमोशनल कॉन्वर्सेशन याद है आपको अपने पेरेंट्स के साथ व्हेन दिस वाज हैपनिंग, या फिर जब आप सक्सेसफुल हो गए, कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशन हुई थी कभी? नहीं मतलब मुझे आई थिंक उस लेवल पे मतलब इमोशनली आई थिंक हम सब लोग एस्केप करते हैं जैसे ही किसी चीज़ के लिए इमोशनल होते हैं हम घर में। जब भी जाता हूँ हाँ। तो आई डोंट थिंक कि वो सब कॉन्वर्सेशन उतने नहीं। डिटेल्स में होते हैं। ऑफ कोर्स मतलब अलग तरह की बातें होती हैं, अलग चीज़ें डिस्कस होती है घर में, क्या खाना जैसे है, कि? क्या खाना है, कैसा, तो पूरा दिन ही उसी में चला जाता है कि अब दोपहर में क्या खाना है, ब्रेकफास्ट क्या करना है, शाम का मील क्या होगा, अच्छा। ठीक है। अच्छा कोई चीज़ आनी है घर में तो वो कैसे आनी है, फ्रिज आएगा तो कहाँ लगेगा, कूलर आएगा तो कहाँ लगेगा, AC आएगा तो कहाँ लगेगा। आई थिंक इन सब ये वो बहुत ही अलग वर्ल्ड है। वहाँ पे तुम बहुत ही बेसिक चीज़ें डिस्कस करते हो और उसी में तुम्हारा सारा टाइम निकल जाता है। एंड मतलब बहुत ही अलग लाइफस्टाइल है। जब तुम वहाँ पे जाते हो तो बहुत ही बहुत सिंपल एंड बेसिक चीज़ों का इसकी ज़्यादा कद्र होती है वहाँ पे। हर दिन क्या हो रहा है उसकी ज़्यादा कदर होती है, रादर कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 2 महीने पहले क्या होगा। तो आई थिंक उन लाइट बातों में ही नोक झोंक होती है, उसी में कुछ लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि हमें अच्छा। यहाँ फ्रिज यहाँ लगाना है, कोई बोलेगा उधर लगाना है, फिर उसी पे लड़ लेंगे, इस दीवार का कलर क्या होना चाहिए, उसी पे माइंड चेंज होते रहेंगे अगले दिन। तो उस तरह के कॉन्वर्सेशन होते हैं, रादर की इमोशनल बातें हों, क्या वो बात बहुत है। रेयर है। ये तो बहुत अच्छी बात है। कभी ऐसे सोचा है कि फैमिली को मुंबई शिफ्ट करवा लूँ? हाँ मतलब पर आई थिंक जहाँ से वो बिलोंग करते हैं और उनके सारे दोस्त, उनके सारे रिलेटिव उस जगह के आसपास हैं। तो एंड मुंबई इज़ वेरी बहुत यहाँ लोग आसपास जानते भी नहीं हैं, तो वो हाँ। एक दो अलग लाइफस्टाइल हैं। तो ऑफ कोर्स जिस दिन उनको लगेगा कि हाँ वो उस लाइफस्टाइल के लिए रेडी हैं या वो लोग फाइन हैं, एंड तो ऑफ कोर्स क्यों नहीं। अच्छा, आपको पता है मैं एक वॉइस आर्टिस्ट हूँ और हम कोटा फैक्ट्री के लिए भी मैंने काम किया है। पता है कैसे? ओह सो ऑडियो डिस्क्रिप्शन एक चीज़ होती है विच इज़ फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। जब वो लोग नेटफ्लिक्स पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो शो देख रहे हैं तो उन्हें वो देख नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें बताया जाता है कि स्क्रीन पे क्या चल रहा है। जैसे कि ओके जीतू भैया क्लास में एंटर हुए, ओके सो मैं वो ऑडियो डिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड करती हूँ। हाँ नाइस। तो ये और कोटा के कोटा लिए फैक्ट्री के लिए किया है मैंने। Thank सीजन you. 1 के लिए मैंने किया था। अच्छा, कोटा फैक्ट्री सीजन 1 ब्लैक एंड वाइट था, सीजन 2 मिक्स ऑफ बोथ था, सीजन 3 कैसा होगा? हाँ नहीं बेसिकली सीजन 1 ब्लैक एंड वाइट कलर था, कलर से ब्लैक एंड वाइट होता है, ब्लैक एंड वाइट से फिर कलर होता है, फिर वो कलर से शुरू किया सेकंड एपिसोड। मतलब वो जो प्रोलॉग होता है उसका या एपिलॉग होता है, जो स्टार्ट में जो एक बिफोर टाइटल क्रेडिट्स और जो वो सारी चीज़ें, उससे पहले का पार्ट
वो हमेशा से रहता है कि वो कोई एक सिचुएशन होती है, फिर वहाँ से चीज़ें ब्लैक एंड वाइट होती हैं, और फिर ब्लैक एंड वाइट से फिर एंड में कोई एक चीज़ और क्लिक करती है, वहाँ से कलर होती है, एंड देन स्टार्ट मतलब सेकंड सीजन स्टार्ट हुआ कलर से, एंड कलर देन से इट गोज फर्स्ट सीजन एंड हुआ कलर Black पे, सेकंड स्टार्ट हुआ कलर कलर पे पे, एंड देन इट तो थर्ड में भी ऐसा ही होगा। थर्ड में भी। हाँ, मतलब मुझे आइडिया नहीं, मैंने देखे नहीं है सीजन्स, बट देखने के बाद ही पता चलेगा, मैंने नहीं देखे। आपने देखा नहीं है सीजन 3? नहीं नहीं, अच्छा आने के बाद ही लेकिन देखता हूँ। अच्छा लेकिन जब आपने साइन किया, जब आपने फाइनल किया कि हाँ मैं कोटा फैक्ट्री आई एम डूइंग दिस, तो जब आपको पता चला कि ये ब्लैक एंड वाइट होने वाला है तो आपको लगा नहीं कि ये क्या हो रहा है भाई, कलर के ज़माने में ब्लैक एंड वाइट कौन देखेगा? मतलब हाँ, कोई बहुत जो, क्योंकि बहुत स्ट्रांग कॉल था ये, जो हमारे सीजन 1 सीजन 2 के जो डायरेक्टर हैं राघव, और अभी जो इस सीजन के जो क्रिएटर हैं राघव सुब्बू, उनका मतलब आई थिंक उसका बहुत ये कन्विक्शन था इस चीज़ पे कि ये ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए, और उसके अपने रीजंस थे, और वो काफ़ी कन्विक्शन के साथ आ रहा था। बाकी लोग आई डोंट थिंक कि कोई भी कन्विंस था। राघव ने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया अपनी चीज़ें, आई थिंक उस कमरे में सब लोग कन्विंस्ड हुए अच्छा, इमीडिएटली। जैसे क्या ही- बोला था उन्होंने? नहीं, कुछ उसने याद अपने है? हाँ, उसने अपने रीजंस दिए कि क्यों उसको ये विजुअली बहुत स्ट्राइकिंग लग रहा है इस तरह की कहानी, क्योंकि उसने बहुत सारे ऐसे कॉलेज बेस्ड या हॉस्टल बेस्ड चीज़ें की थी। जो हॉस्टल डेज शो है वो भी उसी का है, उसी ने डायरेक्ट किया है। तो फाइनली वो अगेन मतलब इमीडिएटली ऐसा कुछ शो कर रहा था जो कि स्टूडेंट्स लाइफ पे है, तो ही वांट्स इट टू बी लाइक वेरी डिफरेंट विजुअली। सो उसके अपने लॉजिक थे उसके उसके बारे में कि ये क्यों ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए, कि क्या क्या दिखाना चाह रहा है वो ब्लैक एंड वाइट के ज़रिए। तो उसके अपने रीजंस हैं। आई थिंक जब वो आप उनसे मिलोगे तो ही विल एक्सप्लेन इट मच बेटर। तो पर जिस जिस कन्विक्शन के साथ वो उस रूम पे था, और उसकी आंखों में जो जुनून था अबाउट दिस ब्लैक एंड वाइट थिंग, तो एवरीबडी आल्सो गॉट कन्विंस्ड कि यस, लेट्स गो विद ब्लैक एंड वाइट। वाओ, और बहुत बढ़िया लग रहा था। करेक्ट। अच्छा, आपकी लाइफ फिलहाल कैसी है, ब्लैक एंड वाइट है कि कलर्ड है? क्या मतलब इस बात का? मैं प्यार के बारे में बात कर रही हूँ। आई थिंक ये बात अपन अवॉइड कर सकते हैं। ये पूछ सकती हूँ कि प्यार के बारे में आप क्या सोचते हो? आई थिंक बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, और आई थिंक जिस तरह माँ का प्यार होता है बहन भाइयों का प्यार होता है, वैसे ही एक और प्यार एग्जिस्ट करता है जो आई थिंक डिपेंड करता है कि तुम किसी इंसान को मिले, और उसके साथ तुम्हारी कंपेनियनशिप कैसी है, उसके साथ तुम्हारी दोस्ती कैसी है, और जब तुम्हारे विचार नहीं मिलते तो तुम किस तरीके से एक दूसरे रिएक्ट करते हो या रिस्पॉन्ड करते हो उस चीज़ पे, और कैसे उस चीज़ को आगे लेके जाते हो। तो उन सारी चीज़ों पे डिपेंड करते हुए एक नया रिलेशनशिप बनता है, और उन नोक झोंक में उन ब्लैक एंड वाइट से उन चीज़ों को कलरफुल बनाना, और कलरफुल से वापस ब्लैक एंड वाइट में जाकर ओए के होए। वापस कलरफुल बनाना। तो आई थिंक दैट ऑल्सो एग्जिस्ट विच इज़ कॉल्ड प्यार, जिसकी आप शायद बात करना चाह रही हो। तो वो एक चीज़ होती आप है। ये वाले टॉपिक से इतना कतराते क्यों हो? नहीं, बिकॉज इट्स वेरी पर्सनल, एंड देयर इज़ अ रीज़न इट्स कॉल्ड पर्सनल लाइफ। आपको प्यार हुआ है वैसे? हाँ हाँ, मतलब शादी के बारे में क्या ख्याल है, करनी है, नहीं करनी है, लेट करनी है, कब करनी है? नहीं, मतलब आई थिंक मैं तो कॉलेज से निकलते ही, जब मैं क्या उम्र होती है, 21 साल होती है ना। हाँ, 21 बस 21 साल की उम्र होते ही मैं रेडी था यार कि शादी हो शादी, जाए। हाँ। और कोई आए ऐसा लाइफ में जो मतलब जिसके साथ क्लिक हो जाएं चीज़ें, या किसी को मैं पसंद आ जाऊं जैसा उसको चाहिए, और मुझे वो वैसे पसंद आ जाए जैसे जैसे मेरे को चाहिए। तो आई थिंक वो जैसे क्लिक होगा, आई होप जल्दी हो जाएगी शादी। बट मैं तो रेडी हूँ, मेरे तो टाइम हो गया। कैसा पार्टनर चाहिए? आई यू 33 ना? हाँ, आई ऑल्सो टर्न 33 yesterday. ओह नाइस, या हैप्पी बर्थडे इन थैंक यू, एडवांस। बिलेटेड। 1 साल पहले। हाय राम, थैंक यू थैंक यू। कैसी लड़की चाहिए आपको? नहीं, ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है। नो बट ऐसा सोचते हैं ना हम कि मेरी लाइफ पार्टनर में, देखो लड़के मोस्टली ऐसा चाहते हैं कि अपनी मम्मी को देखते हैं वो एज एन इंस्पिरेशन, लड़कियां देखती हैं कि हाँ आई वांट समबडी लाइक माय फादर। तो कुछ कि हाँ मतलब घरेलू हो या पार्टी करने वाली हो, गुस्सैल ना हो, कुछ सोचा है कभी? नहीं, मुझे लगता है कि जो भी सारी चीज़ें आई थिंक वो कहीं ना कहीं ह्यूमन बिलोंगिंग्स हैं। मतलब अगर घरेलू होना हुआ, या फिर मतलब जिस जो तुमने बात की इमोशनल कि गुस्सा है या हंसमुख है, या आई थिंक ये सारे इमोशंस तो एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि हम इंसान हैं, और ये सारी चीज़ें हम में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेंगी, कहीं ना। सिचुएशन हाँ वाइज हाँ, आएंगी। हाँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, काफ़ी
अभी मुझे लगता है जो जनरेशन है वो काफ़ी अलग है, काफ़ी अलग तरीके से सोचती है, और लोग काफ़ी अलग, लोगों के दिमाग में काफ़ी अलग डेफिनेशन है शादी के लिए, और प्यार के लिए, और रिलेशनशिप्स के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर इस जनरेशन में अगर कोई, मतलब हाँ, मेरे पास बहुत एग्जैक्ट जवाब नहीं है इसका कि किस तरह की लड़की चाहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल भी ऐसे सोचता नहीं हूँ। ओके, नहीं, पर हम जिस जनरेशन से आते हैं, आई एम श्योर उस जनरेशन की बहुत ही अच्छी लड़की मिलने वाली है आपको। मैं क्या बोलते हैं, मैनिफेस्ट कर रही हूँ द मोटर माउथ शो पे। मैंने Thank ऐसा थगेश के लिए भी मैनिफेस्ट किया था। आपको बहुत ही अच्छी लड़की मिलेगी बहुत जल्द। Thank अब you so इसी के साथ हमारे शो का ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, टंग ट्विस्टर्स। एंड जो हमारे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो इस सेगमेंट का वेट करते हैं। क्या है, मतलब मुझे देख के बोलना पड़ेगा? बिना देखे बोल पाओगे? बिना देखे? ठीक है। ठीक है, तो आपको एक टंग ट्विस्टर 3 बार बोलना है, एंड यू हैव टू ट्राई कि कोई गलती ना हो, ठीक है? ओके, नंबर 1, डबल बबल गम बबल डबल। डबल बबल गम बबल डबल। 3 बार बोलना है। हाँ डबल बबल गम बबल डबल, हाँ। डबल बबल गम बबल डबल, डबल बबल गम डबल बबल। अरे वाह, क्या बात है जीतू भैया टीचर है भाई, तो ऐसा तो होगा ही। आने दो। ओके, नेक्स्ट, कह रहे हैं आने दो लपक बबुलिया लपक, अब ना लपक बे। ये तो डिफिकल्ट है। नहीं, सिंपल है, सुनो तो सही। हाँ। लपक बबुलिया लपक, अब ना लपक बे, त लपक बे कब। लपक बबुलिया लपक, अब ना लपक बे, तो कब लो? ऐसी जीभ लपलपाई अब ना लपक बे, त लपक बे कब। लपक बबुलिया लपक, अब ना लपक बे नहीं हो पाएगा। अच्छा, थोड़ा स्लो बोल लो, चलेगा। लपक बबुलिया लपक, बबुलिया लपक बबुलिया लपक, लपक बबुलिया लपक, अब ना लपक बे, लपक बे, त लपक बे तो कब। लपक बे कब। ये एक बार निकल गया, बड़ा डिफिकल्ट है यार ये। इट्स सो मच फन। ओके, ये नेक्स्ट इजी है। आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम, आइसक्रीम यू स्क्रीम और वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम, आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। क्या बात है, क्या बात है। अगला मैं आपको सबसे सिंपल दे देती हूँ, जो हमने बचपन से सुना ही है, आई एम श्योर आपको पता ही होगा। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। मैंने ब्रेथलेस बोला है। वो नॉन स्टॉप, एक ही बारी में 3। इससे पता चलता है आपने बहुत प्रैक्टिस की हुई है इसकी बचपन से। खड़क हाँ, सिंह ये आई थिंक काफी गेम चलते थे बचपन में। है ना, है ना। हाँ, सारी। और क्या गेम चंदू की खेलते थे? चाची, ये भी बोलना होता था ना हाँ एक लाइन में। हाँ, हाँ, तो करें ये करें, ये वाला करें चंदू की पूरा चाची लाइन क्या था? चंदू की चाची ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चांदनी चौक में भी होता है, चांदनी but रात हाँ, में भी होता है, बट ओह। तो चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। वो चांदनी चौक में बोलूं या चांदनी रात में बोलूं? आपको क्या बोलना है, आप वो बोल लो। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चंदू की चाची से चटनी चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चमचे से चटनी चटाई, इतना कर लेते हैं। हाँ, ये तो मैंने बोल ही दिया। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अच्छा, आज तक आपने जितने कैरेक्टर्स प्ले किए, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? मतलब ये सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये। आई नो, ये ऐसा सवाल है ना जैसे माँ से पूछ लिया हो कि आप में से, हाँ, exactly आपके वही बच्चों सवाल में है। से हाँ, कौन सा बच्चा हाँ, है? मतलब ये काफ़ी क्लीशे जवाब है, बट यही फीलिंग है कि ये बड़ा डिफिकल्ट है, जैसे माँ के लिए डिफिकल्ट होता है वैसा है। बट स्टिल लाइक मुझे लगता है कि हर कैरेक्टर का अलग अलग मतलब रोल है मेरी लाइफ में। ठीक है, आई थिंक चमन बहार का जो कैरेक्टर है, जो बिल्लू, जो पान वाला है, वो आई थिंक मेरी पहली फिल्म थी। जो मैं पहली फिल्म फ्लोर पे गया शूट करने, तो एक फ़िल्म का एक्सपीरियंस था मेरे लिए, तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई थिंक जो शुभ मंगल ज़्यादा सावधान में जो कैरेक्टर है, वो बहुत ही स्पेशल स्टोरी है। ठीक है, अपने आप में, और मतलब वो बहुत फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके आती है, जो उस तरह की कहानियाँ जिस तरह से बन रही थी, जो LGBTQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, तो वो एक अलग जो उसका पूरा क्रू है, उसके साथ जिस तरह से मज़े किए सेट पे,
तो वो एक अलग मायने रखता है मेरे लिए। एंड ऑफ कोर्स कोटा फैक्ट्री एंड पंचायत जिस तरीके से यू नो हर घर का पार्ट बना है, और मतलब हर घरों में जिस तरीके से उसको अप्रिशिएट किया गया है, जिस तरीके से वो लोग वेट करते हैं हर सीज़न का, और जिस तरीके से वो इन दोनों सीरीज़ को प्यार देते हैं, तो इन दोनों सीरीज़ के अलग मायने हैं। जादूगर एक ऐसी फिल्म थी जो मैं वो बहुत पहले लिखना स्टार्ट हुई थी, जब हम बहुत आई थिंक तब तक मैंने सीरीज़ भी नहीं की थी, तब वो फिल्म लिखना स्टार्ट हो गई थी, उसका आइडिया आ गया था, वो मेरे दोस्त थे जो लोग बना रहे थे, एंड तब से आई वाज वेटिंग कि कब वो फाइनली वो चीज़ें फ्लोर पे आएंगी। तो वो उस लेवल पे मायने रखती है, दैट मतलब वो मेरी पहली फिल्म होने वाली थी, बट इट टुक टाइम, उसके अलग अलग स्टेजेस आए उस फिल्म के। तो जब वो फाइनली हुई तो वो एक अलग स्पेशल फीलिंग थी। सो मतलब हाँ, तो सारे ही कैरेक्टर्स अलग अलग टाइम पे अलग अलग मायने लेके आए मेरी लाइफ में। आपको पता है मैंने अपने मम्मी पापा को बिठाया और उन्हें पंचायत लगा के दे दिया था। तो वो लोग ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा टीवी नहीं देखते, तो उन्होंने ना बैक टू बैक ख़त्म कर दिया सीज़न, और बोलते हैं आगे लगा। मैंने कहा आगे आया ही नहीं अभी। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके जो कैरेक्टर्स हैं, आपकी जो एक्टिंग है ना, वो इतनी रॉ है, इतनी सच्चाई है, आई डोंट नो व्हाट टू से, बट वो दिल तक पहुंच जाती है। ऐसा लगता है यार ये वही किरदार है। थैंक यू सो मच यार, बट इसमें मुझे लगता है कि बहुत सारा क्रेडिट जो मेकर्स हैं उनको जाता है, जो राइटर हैं, जो डायरेक्टर हैं, जिस तरीके से उन्होंने चीज़ें सोची हैं, जिस तरीके से उन्होंने कैरेक्टर सोचे हैं। और ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक कैरेक्टर में वो बात होती है कि वो किस तरीके से लोगों के दिल तक पहुंचेगा। और फिल्म मेकर अच्छा है तो एक्टर और कैरेक्टर दोनों अच्छे निखर के आते हैं। तो सारा क्रेडिट मैं अपने फिल्म मेकर्स को देता हूँ, जो भी कैरेक्टर्स लोगों तक पहुँचे हैं, जो भी कैरेक्टर्स मुझे ऑफर हुए हैं। मतलब आई एम ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल अबाउट इट। अच्छा, अभी रिसेंटली जो पंचायत सीजन 3 आया, तो उसमें जो दादी माँ थी, मुझे एक बात बताओ, क्या वो एक्टिंग कर रही थी या वो सच्ची में वो इतनी ओल्ड है और वो ऐसे ही बोलती हैं? नहीं, वो उनका ऑफ कोर्स वो ओल्ड हैं और उनका बोलने का तरीका वैसा है, बट ऑफ कोर्स वो एक्टिंग वाला पार्ट है, वो कैरेक्टर परफॉर्म कर रही थी। बाप एंड रे। वो मतलब उन्होंने थिएटर किया हुआ है और वो बहुत सारी अच्छा, फिल्मों का पार्ट भी रही हैं। तो मतलब शी वाज ब्रिलियंट, मतलब हो वाइल जाएगा ऑन ना सेट्स। सचिव जी। जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, एवरीबडी बाप वाज रे। सो इंस्पायर्ड। या आई थिंक उनका जब भी उनका शूट होता था, एवरीबडी वाज लाइक सो मतलब एनग्रॉस्ड इन हर हाँ, मतलब एक्टिंग। व्हेन आई वाज वाचिंग इट, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कितनी बुजुर्ग हैं ये, और ये कितनी अच्छी एक्टिंग कर हाँ, रही वो हैं। इंस्पायरिंग था, मतलब जो भी वो उन्होंने मतलब ऑफ कोर्स मतलब उनका 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 सपोर्ट करने वाले भी लोग थे, क्योंकि ऑफ हाँ कोर्स वो काफ़ी एज हो हाँ, चुकी है उनकी। क्या और होगी उनकी एज? वो अब मैंने पूछा नहीं। 90 में होगी हाँ आई हाँ, थिंक, इजीली बट लेट 80s या 90 हाँ होगी, है ना? हाँ, तो आई थिंक उनको आई थिंक ऊंचा सुनती हैं वो। अच्छा, तो फिर वो चीज़ कैरेक्टर में डालने की कोशिश की कि इनको ऊंचा सुनता है, क्योंकि इफ़ यू सी फर्स्ट सीन में आई एम जस्ट लाउड, लिटिल हाँ, लाउड, या ठीक है, और वो कभी कहीं इस्टेब्लिश नहीं होता। बट अगर लाउड नहीं होगे तो फिर वो क्यूज, बट तो शी वाज लाइक जस्ट शी आई हैव वन रिक्वेस्ट, जस्ट थोड़ा सा लाउड बोलो सो आई कैन गिव यू टाइमिंग वाला क्यू। सो बड़ा मज़ा आया उनके साथ काम करके। हाँ। और कि आप कह रहे हो उन्होंने थिएटर किया हुआ है, मतलब यस, वाह यार। शी वाज लाइक परफेक्ट फॉर द कैरेक्टर, और जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है वो मतलब कमाल का काम किया है। और मतलब हर जब भी वो सेट पे आ रही थी तो सब लोग इंस्पायर हो रहे थे कि यार मतलब इस एज पे इस तरीके से करना। और हम लोग ऑफ कोर्स मतलब हम लोग यंग हैं, और काफ़ी चीज़ों पे हम लोग प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं बहुत इमीडिएटली, ठीक है, हाँ, कि और ये अलग अलग सही नहीं तरीके है, वो से। हाँ सही नहीं है, हाँ, हाँ हमारा कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आ जाता है, रिएक्शन आ जाता है हर हाँ। चीज़ों पे। एंड लाइक शी वॉज वेरी कंफर्टेबल डूइंग एक्टिंग एट दैट, मतलब इतनी गर्मी में जिस हम लोग शूट कर रहे थे, और शी वॉज वेरी कंफर्टेबल। तो वो चीज़ें बड़ी इंस्पायर करी जब मैं उनके साथ काम कर रहा था। हाँ, नहीं बहुत ही कमाल की कास्टिंग है यार शो Yes. की, बहुत कमाल की। अच्छा, शुभ मंगल ज़्यादा सावधान में आपने एक बहुत ही अलग कैरेक्टर प्ले किया है। व्हेन दैट कैरेक्टर केम टू यू, व्हाट वाज योर इनिशियल रिएक्शन? कभी भी ऐसा लगा कि यार नहीं, शायद आई शुड नॉट प्ले दिस कैरेक्टर? स्टार्टिंग स्टोरी वॉज कि मैं पंचायत का शूट सीज़न 1 का मेरा शूट जस्ट स्टार्ट हुआ था, तब मुझे कॉल आया था उस फिल्म के लिए। और फिल्म के लिए कॉल आया था और ये था कि ये बहुत जल्दी फ्लोर पे जाने वाली है। एंड उस टाइम पे पंचायत के 2 शेड्यूल थे, लाइक 1 महीने का एक शेड्यूल था, फिर 10 दिन का गैप था, फिर और 20 दिन का शेड्यूल था, तो ऐसे 50-60 दिन का। एंड लाइक सो उसका शूट स्टार्ट होने वाला था जब मेरा पंचायत का शेड्यूल 2 चल रहा होगा। तो उस तरह की डेट्स आई थी, तो मैंने उन डेट्स के चलते ये बोला कि मेरे डेट्स क्लैश करेंगे तो मैं शायद ये फिल्म नहीं कर पाऊँगा।
तो ये हुआ एंड देन पर यही रीजन था या मन में कुछ? नहीं ये reason था। स्टार्टिंग में ये रीज़न था। ओके। फिर जब मुझे कुछ टाइम बाद मैं किसी और चीज़ के लिए एक मीटिंग के लिए गया, तो वहाँ मुझे पता चला कि वो फिल्म की कास्टिंग वापस चल रही है एंड दे आर Still looking लुकिंग फॉर दैट ओके। एक्टर फॉर दैट पार्ट। ओके। सो वो मुझे पता चला, देन आई वाज लाइक हाँ ये मुझे पार्ट आया था और मुझे हाँ। अगर मुझे पता चल कैरेक्टर डिटेल्स पता चलेंगी तो आई वुड बी इंटरेस्टेड। तो वहाँ से वापस बातें स्टार्ट हुई एंड मैं कहानी सुन के मुझे लगा कि यार मतलब जो मोटी मोटी कहानी होती है कि यार इस बारे में फिल्म है, गे लव स्टोरी है और एक फैमिली है जो अगेंस्ट है इस चीज़ के, तो उसका अराउंड कॉमेडी ड्रामा है। तो मुझे सुन के लगा कि पता नहीं कैसा होगा। बट फिर मैं डायरेक्टर से मिला जो हितेश केवलिया हैं, उसके डायरेक्टर हैं, तो उनसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। ही इज़ वेरी एक बहुत प्लेजेंट पर्सनालिटी हैं, बहुत ह्यूमर है उनमें और बहुत एक ब्रदरली वाइब है। सो उनसे मिलके बड़ा अच्छा लगा और जिस तरीके से फिर उन्होंने बोला कि तू एक बार सुनना, तो एक बार मेरा नरेशन सुनना ऑफ द फिल्म, तो उन्होंने इंसिस्ट किया। मैंने बोला कि नहीं मैं स्क्रिप्ट पढ़ लूँगा। ही इज़ लाइक नो 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 तुझे तो एक बार नरेशन सुनना। तो जब मैंने नरेशन सुना तो बहुत ही कमाल का नरेशन गया और वो वहीं पे सारे जितने भी सेकंड थॉट्स दिमाग में थे वो चले गए थे। मुझे कहीं से भी वो ऐसा लगा नहीं, कोई भी मोमेंट मुझे किसी सेकंड थॉट पे नहीं लेके गया। मुझे लगा कि क्या कमाल की स्क्रिप्ट है, क्या मज़ेदार तरीके से ये कहानी बताई जा रही है और लाइक इट्स अ फ्रेश रोमांटिक स्टोरी एंड आई शुड बी I should be grateful and I'm blessed that I'm being offered this part. पर उसमें किसिंग सीन भी था, Yes. तो अनकंफर्टेबल नहीं नहीं लगा बिल्कुल आपको? भी नहीं। जिस तरीके से कहानी चलती है तुम वो चीज़ें सोचते नहीं हो, तुम्हें लगता है कि हाँ हमें ये परफॉर्म करना है और मज़ेदार कहानी है। तो वही वो एक इम्पॉर्टेंट नरेशन था मेरे लिए। वो एक इम्पॉर्टेंट 2 घंटे थे जब मैंने वो नरेशन सुना, तो ये सारे थॉट्स जो ऑफ कोर्स आते हैं दिमाग में कि हाँ ये लव स्टोरी है, तो कुछ चीज़ें होंगी जिसमें एज ह्यूमन बीइंग और व्हाट आई एम इन अ रियल लाइफ में उससे अनकंफर्टेबल हो सकता हूँ, बट इन द एंड मतलब इट्स द कैरेक्टर, इट्स नॉट मी। सो वो कैरेक्टर, और तुम यहाँ पे आए हो वो कैरेक्टर परफॉर्म करने के लिए, तो तुम्हें उस कैरेक्टर के लिए ऑल आउट जाना पड़ेगा और ऑल आउट जाना चाहिए एज एन एक्टर। तो वही थॉट्स मेरे दिमाग में थे एंड जिस तरीके से नरेट हुआ मुझे लगा नहीं कि ये सारे थॉट्स आए नहीं मेरे दिमाग में ऑनेस्टली। हाँ वाओ ब्यूटीफुल। तो कभी अगर आगे चल के कोई फीमेल एक्ट्रेस के साथ भी ऐसी सिचुएशन आती है, यू विल बी ओके टू डू इट? या मतलब अगर कोई कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है या स्क्रिप्ट में वो उस तरह की ज़रूरत है तो फॉर श्योर मतलब आई वुड बी कंफर्टेबल। इट डिपेंड्स ऑन कि हाँ सामने वाला कंफर्टेबल है। बेसिकली मतलब ये एक एक्टर का काम होता है एंड दैट्स व्हाई हाँ। यू आर कंफर्टेबल हाँ डूइंग इट। मतलब दीज थिंग्स हैपन इन रियल लाइफ। Yeah. सो और हम उन रियल लाइफ से इंसिडेंट उठा के उनको एंटरटेनिंग बना के एंगेजिंग बना के हम लोग फिल्म्स में दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा होता है, जब ऐसा होता है तो उसको दिखाने में अगर इन अ सेफ स्पेस वो दिखाने की कोशिश की जा रही है, कहानी में वो चीज़ बताने की कोशिश जा रही है, तो एज एन एक्टर तुम्हारा काम है कि वो तुम करो। बट अगेन ये बहुत पर्सनल चॉइसेस हैं जो मतलब ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें डिस्कम्फर्ट कर सकती हैं किसी पर्टिकुलर एक्टर को, कुछ चीज़ें नहीं करती हैं। तो ऑफ कोर्स पर्सनल चॉइस भी है, बट फॉर मी हाँ आई एम फाइन विद दैट। वाओ ओके। सो आप एक डेडिकेटेड पैशनेट एक्टर तो हो, ये हमें पता चल गया है, पर आप बहुत अच्छी मिमिक्री भी कर लेते हो। आपने अरविंद केजरीवाल जी के साथ बैठ के उन्हीं को पूरा उनका गेटअप लेके उनकी मिमिक्री की है। डर नहीं लगा आपको कि यार ये मैं कर रहा हूँ, इनको कुछ बुरा बुरा लग गया तो? नहीं यार, मेरे को हमेशा जो भी मेरे ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जो भी मुझे रोल्स ऑफ़र हुए हैं एंड जो स्क्रिप्ट्स ऑफ़र हुई हैं, मतलब आई एम रियली ग्रेटफुल कि वो स्क्रिप्ट्स मेरे पास आई या वो रोल्स मेरे पास आए। बट एवरी रोल एवरी स्क्रिप्ट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म। ठीक है, तो मेरा सारा ध्यान अपनी लाइंस, अपने सीन्स, अपने इमोशंस की भाई कैसे कैमरा ऑन होगा और मुझे वो परफॉर्म करना है। सो वो उसी पे रहता है मेरा सारा ध्यान। मेरे आसपास कौन है या क्या है, किस तरह का माहौल है, वो सारी चीज़ें पता नहीं, मतलब वो सेकेंडरी हो जाते हैं क्योंकि मुझे परफॉर्म करना है इन दी एंड। ठीक है, तो मेरे लिए वो एक काम था कि हाँ उस दिन जाना है, वो स्केच करना है और केजरीवाल साहब उधर होंगे और उनके सामने मुझे परफॉर्म करना है। ऑफ कोर्स एक थॉट था कि उनके सामने कैसे क्या होगा, मूड क्या होगा, बट जब तुम करने जाते हो तो तुम्हारा ये है कि हाँ मतलब क्योंकि उनका कम वक्त बहुत कीमती है और वो बहुत मतलब कीमती वक्त हमें दे रहे हैं 1 घंटे, तो उसमें मेरी वजह से कुछ गलत ना हो। तो तुम्हारा सारा थॉट उधर होता है कि मेरी परफॉर्मेंस मतलब एटलीस्ट डिसेंट निकल जाए उस पूरे स्केच में या पूरे सीन में। तो सारा ध्यान उधर होता है, उसमें नहीं होता कि मैं उनको इमिटेट, मेरा काम है
मतलब मैं उसको उस तरह से लेता हूँ। कुछ एक दो लाइंस याद है आपको अरविंद केजरीवाल अर्नब जी, हम की? कौन हैं? हम इस देश के थके हारे दबे कुचले आम आदमी हैं। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं इन फिल्म मेकरों से कि दो अच्छी बातें कर लें। ये दो अच्छी बातें नहीं कर पा रहे हैं अपनी फिल्म में। हम क्या चाहते हैं? दो बातें दिल को छू के निकल जाएं। ये नहीं हो पा रहा इनसे। यही तो स्कैम है। इस स्कैम की जांच कौन करेगा? कौन करेगा इस स्कैम की जांच? आपको पता तो नहीं, याद I'm है doing वर्ड it- टू वर्ड। मैं काफी टाइम बाद इस चीज को कर रहा हूँ। तो पता नहीं कैसा है, बट नहीं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और भी किसी की मिमिक्री करते हो आप ऐसे ही मस्ती में? हाँ, मतलब मस्ती में तो मैं बहुत सारे लोगों की करता हूँ। जैसे कि काफी लोगों की करता हूँ, काफी एक्टर्स की करता हूँ, बट हाँ शाहरुख वो खान? वो डिपेंड करता है, मतलब वो मूड पे डिपेंड करता है। अब क्योंकि केजरीवाल सर के लिए हमने बहुत सारे स्केचेस किए हैं जनरली, तो ये दिमाग में तुरंत रहती है तो मैंने कर दी। बट अदरवाइज अगेन मैं ही बोल रहा हूँ कि बहुत डिफिकल्ट पार्ट है मेरे लिए। आई थिंक मिमिक्री करना, मुझे किसी का पर्टिकुलर इंसान जिसको लोग जानते हैं, ठीक है, उनके बिहेवियर को, उनके ट्रेड्स को लोगों को पता है, वो तुम्हें परफॉर्म करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, क्योंकि जब कोई स्क्रिप्ट का कैरेक्टर है तो वो तुम्हारे लिए अननोन है, ठीक है, और लोगों के तुम्हें लिए अननोन बनाना है उस वो तुम्हें character बनाना को, है, हाँ। और वो उसमें सिर्फ तुम्हें कन्विक्शन डालना होता है कि ये कैरेक्टर ऐसा है और ऐसा है। तो अगर वो कन्विंसिंगली आएगा तो लोग अपने आप उस चीज़ में बिलीव करने लग जाएंगे। बट जब कोई ऐसी चीज़ तुम परफॉर्म करते हो जिसको लोग ऑलरेडी जानते हैं, जिसके तुमने, तो तुरंत अगर तुमने कुछ गलत किया तो लोग तुरंत पुट ऑफ हो जाएंगे। ऑडियंस को तुमने तुरंत वो डिटैच कर दिया उस चीज़ से। तो बड़ा डिफिकल्ट होता है ये सारे कैरेक्टर जो हम इमिटेट करते हैं किसी को, तो और जिनको लोग जानते हैं। तो मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट काम होता है अगर किसी की और वैसा परसेप्शन बन गया था धीरे धीरे, मतलब जब, क्योंकि टीवीएफ में हम लोग बहुत सारी ट्रेंडी चीज़ें करते थे, ट्रेंडी टॉपिक पे चीज़ें करते थे, तो उनमें कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स ऐसे बनते थे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, तो उनके थ्रू हम उन स्केचेस में कहानियाँ बताते थे, या जो भी है फन चीज़ें करते थे उनके कैरेक्टर्स के थ्रू। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वैसी चीज़ें बन रही होती थी, और समहाउ तुम्हें काम चाहिए तो तुम्हें वो करना है। तो बट आई फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट। जो लोग भी अच्छा इमिटेट करते हैं या अच्छे से किसी की कॉपी करते हैं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डू। सो बेसिकली आई एम अ वॉइस आर्टिस्ट और मैं बहुत ज़्यादा डबिंग करती हूँ। सो जितने भी इंग्लिश शोज़ या जापानीज शोज़, कोरियन शोज़ जो हम हिंदी में देखते हैं टीवी पर, वो हम लोग डब करते हैं। सो जैसे ओरिजिनल एक्टर ने परफॉर्म किया, हमें एग्जैक्टली वैसे ही परफॉर्म करना होता Exactly, है। हाँ। सो आई गेट इट व्हाट यू आर सेइंग हाँ। कि हाँ, इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ अ वेरी Very डिफिकल्ट difficult जॉब। task. बट हमारे शो पे आ गया है डोरेमोन, एंड आप हो राजस्थान से, तो आपकी एग्जैक्टली बोली क्या है? मैं अलवर से बिलोंग करता हूँ। सो अच्छा। अलवर इज सो जो राजस्थान बहुत बहुत बड़ा है, हाँ बड़ा हाँ। है, और अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों का कल्चर है। Right. एक साइड है जो जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, हाँ। बीकानेर वाला साइड है, दैट इज हाँ। मारवाड़। हाँ हाँ ठीक हाँ। है, देन सीकर झुंझुनू वाला साइड है विच इज शेखावटी। अच्छा। ठीक है, कोटा वाला जो साइड है, कोटा दैट इज हाड़ौती। अच्छा। ठीक है, तो ऐसे बहुत अलग अलग जगहों पे। तो अलवर वाला जो इलाका है दैट इज मेवाती इलाका। ओके। तो वहाँ पे मेवाती लैंग्वेज आती है विच इज़ वेरी सिमिलर टू हिंदी वर्ड्स ही होते हैं, बट अच्छा। थोड़ा सा ट्वीक होता है। तो एंड थोड़ा हरियाणा बॉर्डर पे, तो हरियाणा वाला टच आता है। तो जहाँ से मैं अच्छा। बिलोंग करता हूँ, तो हल्की सी जो हमने दंगल में जो लैंग्वेज सुनी थी, तो उससे सिमिलर कुछ हम वर्ड्स यूज करते हैं, टर्म्स यूज करते अच्छा, हैं। मतलब हिंदी हरियाणवी हाँ, का जैसे मिक्सचर। जैसे दंगल में छोरा बोलते हैं, तो हमारे यहाँ भी छोरा बोलते हैं ओके। कि वो छोरा कहाँ जा रहे हो। हाँ। तो इट्स लाइक दैट। डोरेमोन को नोबिता को बोलना है कि अरे नोबिता कहाँ जा रहे हो, अपना होमवर्क पूरा करो, तो वो क्या बोलेगा? नोबिता कहाँ जा रहे हो, अपना काम तो कर ले। तो इट इज मैं बोलती हूँ, नोबिता कहाँ जा रहे हो, अपना काम तो कर ले। हाँ हाँ, अपनो काम अपनो अपनो। सो इट्स लाइक हिंदी, बट थोड़े थोड़े मात्राओं में चेंज मात्रा, है। हाँ। अपना को अपनो, काम तो कर ले, तो काम कर ले तो ऐसे ही आएगा। हाँ। वो छोरा कहाँ जा रहे हो, तो जा रहा है की बजाय जा रहे हो। ओके। तो आ वाली चीजें ओ में चेंज हो ओ में जाती है change हो मोस्ट ऑफ द जाती है। टाइम्स। ओ छोरा कहाँ जा रहे हो, अपनो काम तो कर ले। हाँ, सो इट्स लाइक दैट। ओ छोरा कहाँ जा रहे हो, अपना काम तो कर ले। वाओ, या एग्जैक्टली। अच्छा, नेक्स्ट डायलॉग। अगर तूने अपना काम नहीं किया तो तुझे टीचर से डांट पड़ेगी। तूने अपनो काम ना करो तो टीचर से डांट पड़ेगी। तूने अपनो काम ना करो तो टीचर से डांट पड़ेगी। हाँ। वाह। बढ़िया करते हो यार। ओके, नेक्स्ट। चलो चलो जल्दी से होमवर्क करो, उसके बाद खेलना भी तो है। चलो जल्दी काम कर, जल्दी होमवर्क कर लो। उसके बाद खेलना भी तो है। वाह के बाद खेलना भी तो है। वाह के बाद। हाँ, जल्दी काम कर लो, वाह के बाद खेलना भी तो है। जल्दी जल्दी काम कर लो, वाह के बाद खेलना भी तो है। हाँ, खेल लो।
वाकई बात खेलना भी तो है। एग्जैक्टली। सो डोरेमोन मेवाती भी बोलने लग गया है गाइस। यस। ओके, अब हम आपके साथ एक गेम खेलते हैं जिसका नाम है नेवर हैव आई एवर। आपने खेला है हाँ, पहले गेम? ठीक है। बॉम्बे आके ही खेला होगा। हाँ हाँ एग्जैक्टली, प्रमोशंस में खेला है। अच्छा, मैंने बॉम्बे आके दोस्तों में खेला था, हाँ उससे बट पहले हाँ मुझे यहीं पे नहीं खेला पता है, था। मुंबई में ही खेला है। आपने कभी अपने किसी दोस्त को झूठ बोला है कि मैं तुझसे मिलने नहीं आ सकता और आप कहीं और गए हो? हाँ बहुत बार। डेट पे गए थे? हाँ ऑफ कोर्स। वो चीज़ें तुम इमीडिएटली नहीं शेयर करते हो, तो ऑफ कोर्स किया है। हाँ. नेवर हैव आई एवर सेड येस टू मेंटेन रिलेशंस इवन इफ यू डोंट लाइक द स्क्रिप्ट। आपको स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई पर आपको लगा यार सामने वाले को बुरा ना लग जाए, तो आपने हाँ बोल दिया। ऐसा हुआ है कभी? हाँ थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ, और मतलब हाँ नहीं हुआ ऐसा। पर आपने स्क्रिप्ट्स को ना भी बोला है कि आज हाँ, तक हाँ। अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स ही आई हैं? नहीं नहीं ऑफ कोर्स बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आती हैं, और मैं अपना कन्विक्शन जब नहीं मिलता है मुझे स्क्रिप्ट में तो मैं मना करता हूँ। एंड उसका मतलब ये नहीं कि वो स्क्रिप्ट नहीं वर्क की। मैंने ऐसी फिल्में भी मना की हुई हैं जो मतलब अच्छा किया है, हर तरीके से अच्छी फिल्में थी, बट ऑफ कोर्स एज एन एक्टर मुझे अपना कन्विक्शन नहीं मिला कुछ चीज़ों में, तो मैंने मना की है। आप वुड यू बी कंफर्टेबल शेयरिंग कि आपने कौन सी फिल्म को मना किया? नो। ओके। ओके, नेवर हैव आई एवर ट्रैवल्ड सोलो। हाँ सोलो किया मैंने ट्रैवल आपने? किया, यस मजा बहुत। आता है? हाँ मुझे लगता है हर किसी को वो करना चाहिए। अच्छा? बहुत 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 एम्पावर करती है तुम्हें वो चीज़, जब तुम अकेले निकलते हो। और ट्रैवल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मतलब मेरे लिए। और जब तुम अकेले निकलते हो तो तुम्हें छोटी छोटी चीज़ें तुम फेस करते हो। वो प्रॉब्लम्स भी होती हैं, वो खुशियाँ भी होती हैं, वो तुम्हें नेचर कई बार बहुत मेस्मराइज करता है, और कई बार जो ह्यूमंस हैं वो तुम्हें बहुत इरिटेट करते हैं थ्रू आउट दैट जर्नी, और हाउ यू डील विद देम। सो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लेके आते हो तुम। तो सोलो ट्रिप्स मुझे लगता है कि हर किसी को करनी बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में। आपने फॉरेन ट्रैवल किया है? हाँ क्या है आपका फेवरेट डेस्टिनेशन? फॉरेन डेस्टिनेशन? मैंने सिर्फ थाईलैंड ट्रिप्स की है। समझ रहे बट हैं। मैंने थाईलैंड ट्रिप की है मेरे कॉलेज टाइम में इंटर्नशिप के लिए, तो मेरी इंटर्नशिप लगी थी। कौन सी इंटर्नशिप हो रही थी वहाँ पे? हाँ तो मेरी इंटर्नशिप तो बेसिकली आईआईटीज़ में कल्चर होता है कि वो लोग बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में मेल डालते हैं कि सर हमें ऐसे इंटर्नशिप चाहिए, और ये मैं मेरा मतलब एकेडमिक बैकग्राउंड ये है, और मुझे 2 महीने का चाहिए, तो मतलब ऑफिशियल इंटर्नशिप करनी होती है हमें। तो सब लोग मेल करते हैं, तो मैंने भी मेल करना चालू किया। तो जो ईमेल आईडीज़ होती हैं वो उसका एक स्टॉक होता है, मतलब पहले से सीनियर्स जहाँ जहाँ, तो अच्छा। तुम वो उठाते हो सबको दे दो, और फिर सबको सब उन भेज दो। हाँ उन सब में तुम धड़ाधड़ मेल करना चालू करते हो। तो उसमें कोई थाईलैंड का प्रोफेसर की भी मेल आईडी थी, तो उधर गई और उधर से रिस्पॉन्ड आ गया। और लोग हज़ार मेल करते हैं तो उनका रिस्पॉन्ड आता है और अच्छी इंटर्नशिप लग जाती है उनकी। अच्छा। तो मेरा कुछ 50वां मेल था ये, और 50वें मेल में रिस्पॉन्ड आ गया, और मैं लेजी था बहुत, तो मेरी इंटर्नशिप लग गई। मैंने सारा पेपर वर्क कर लिया, एंड वहाँ से प्रॉफ भी अग्री कर गया। फिर लोग पूछते थे कि अरे जो फिर अगले 3-4 महीने कि अरे भाई कहाँ इंटर्न लगी? मतलब लगी, मैंने कहा एक यूनिवर्सिटी है थाईलैंड में। तो सब लोग हंसते थे। मुझे लगा कि ये लोग क्यों हंस रहे हैं यार, थाईलैंड के नाम पे ऐसा क्या है। हाँ। फिर जब मैं थाईलैंड गया तो मुझे पता चला कि हाँ क्यों हंस रहे थे। तो देखा आपने फर्स्ट टाइम देखा तो कैसा, क्या रिएक्शन था आपका कि ये क्या हो रहा है भाई? नहीं मैं तो बैंकॉक में था, तो मैं मोस्टली मेरा सारा टाइम यूनिवर्सिटी में निकला। अच्छा। एंड बैंकॉक इज गुड सिटी यार। हाँ, इट्स गुड, बैंकॉक इज गुड। ओके। ओके, नेवर हैव आई एवर गॉन टू अ पार्टी दैट यू वर नॉट इनवाइटेड टू। गए हो? हाँ ऐसे ही उठ के चले गए? हाँ शादी, वैसी शादी में गए हो? शादियाँ, हाँ शादी में भी गया हूँ, और मतलब ऐसे इन जनरल कोई पार्टी हो रही है, दोस्त बोल रहा है कि चल चल चल, अरे अपने ही लोग हैं, एक तो वो आ रहा है, एक वो आ रहा है, हो जाएगा, तू जानता भी है। तो उस तरह से कई बार ऐसे खींच के भी ले जाते हैं दोस्त। हाँ। तो गया हूँ ऐसी पार्टी। नॉर्मली ऐसे पार्टीज वार्टीज पसंद है आपको? कम बट पसंद है, मतलब जब भी होती है तो मैं एंजॉय करता हूँ। अच्छा। बट हाँ मतलब बहुत पार्टीज करने का शौक नहीं है, बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। जब भी पार्टीज होती है मैं पूरा एक्साइटेड रहता हूँ। नेवर हैव आई एवर हैड अ सीक्रेट क्रश ऑन अ को स्टार। बहुत सोचा जा रहा है नहीं दोस्तों। नॉट रियली। हाँ मैं सारे को स्टार याद सोच कर रहा रहा था। हूँ। नहीं नहीं। नहीं। अच्छा, अगर आपको कोई बॉलीवुड फिल्म ऑफर हो तो उसमें आपको अपनी फीमेल लीड, आप किसको देखते हो या आप चाहोगे कि शी शुड बी द वन? ये मैनिफेस्टेशन हो रही है तो हाँ बता सकता हूँ, बट आई कर थिंक लो आई वुड लव manifest। टू वर्क विद जो भी
खासकर इस जनरेशन में या इस एरा में तो बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर्स हैं, हाँ। फीमेल एक्टर्स हैं जो जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ या जिनका काम मुझे बहुत पसंद है। उनमें मतलब आलिया भट्ट हैं, समंथा हैं और रश्मिका मंदाना है, साई पल्लवी हैं, बहुत सारे लोग जो साउथ में हैं। वो उनका काम मुझे जनरली देखने में बहुत मज़ा आता है एंड ऑफ कोर्स आई विश कि मैं उनके साथ जल्दी काम कर पाऊँ। ये एक और मैनिफेस्टेशन हो चुकी है हमारे शो पे। ओके, नेवर हैव आई एवर गॉट स्टार स्टक बाय अ को एक्टर कि शूट पे आप पहुंचे और आप पहुंचते ही एकदम आपको ऐसा लगा ओ माय गॉड ये है मेरे सामने। एक ऐड कर रहा था मैं, उसमें MS धोनी थे, तो आई थिंक वो उनको देख के मैं काफ़ी क्योंकि बिकॉज मैं क्रिकेट बहुत फॉलो करता हूँ और क्रिकेट में बहुत देखता हूँ, तो काफ़ी धोनी तो भगवान है क्रिकेट, मतलब क्रिकेट के भगवान है। एग्जैक्टली। सो बस मैं सिर्फ उन्हीं को देख रहा था पूरे टाइम कि वो कैसे आते हैं, कैसे बात करते हैं, तो आई थिंक काफ़ी मेस्मराइजिंग मोमेंट था मेरा वो। उनसे बात हुई आपकी? हाँ, बहुत डरते डरते मैंने उनसे पूछा। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ आ रही थी, तो मुझे पता था कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए वो आए हुए हैं और उसी दौरान वो ऐड भी कर रहे हैं, तो वो इधर खड़े हुए थे, हम लोग आसपास साथ में खड़े होके हमको शॉट देना था। देन आई आस्क्ड कि सर फिर अब ऑस्ट्रेलिया? लाइक हाँ यार अब ऑस्ट्रेलिया। बस इतनी बात इतनी हुई। सी बात हुई। So sweet. Okay, never have I ever given a fake phone number. नहीं, नहीं, कभी भी नहीं, नहीं। किसी को अवॉइड करने के लिए नहीं। ओके, चलो अभी हमने थोड़ी बॉलीवुड पार्टीज की बात की, लेट्स टॉक अबाउट बॉलीवुड। व्हाट इज़ योर टेक ऑन बॉलीवुड? क्योंकि आप TVF से आए, आपने बॉलीवुड में भी फिल्में की हैं। डू यू विश टू डू मोर ऑफ बॉलीवुड और you're more happy in the web series kind of phase that you are in? नहीं, बॉलीवुड से आपका मतलब हिंदी फिल्म्स, मतलब हाँ, हिंदी हाँ हिंदी फिल्म्स। फिल्म्स ऑफ कोर्स, मतलब हिंदी फिल्म्स करनी है क्योंकि जब मैं आया यहाँ बॉम्बे आने से पहले यूट्यूब या OTT ऐसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी। हाँ। तो जो पहली इंस्पिरेशन थी वो फिल्म्स थी कि फिल्मों में काम करना है और एक्टर बनना है, तो उस तरह के एम्बिशंस थे और कि अपने तरह की कहानियाँ बोलनी हैं। तो पहला चार्म वो सिल्वर स्क्रीन ही रहा है और वो ही रहेगा। तो ऑफ कोर्स मतलब मुझे लगता है कि जो मज़ा एक सिल्वर स्क्रीन पे देखने में आता है किसी फिल्म को, किसी कहानी को, आई थिंक वो थिएटर में बैठ के स्पेशली वो चार्म कभी ख़त्म होने वाला है। और वो सिल्वर स्क्रीन पे मेरा होना वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ऑफ कोर्स हमेशा आई वुड लाइक टू वर्क इन हिंदी फिल्म्स। रियली? यस। पर कभी ऐसे एज एन आउटसाइडर फील हुआ है? आउटसाइडर मीन्स मतलब कोई ना मेरी फैमिली को हाँ, वही। फिल्मों से कोई लेना देना है, ना मेरा कोई फिल्मों से कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, तो फील किसी ने कराया नहीं। मुझे लगता है कि थैंकफुली मैं आया और यहाँ पे यूट्यूब जैसी चीज़ थी जहाँ पे तुम अपना कंटेंट बना पा रहे थे और वो तुम अपनी ऑडियंस बना पा रहे थे एंड वो काम जो जिन भी लोगों को पसंद आया वो काम देख के लोग मुझे बुलाते हैं, अपनी स्क्रिप्ट सुनाते हैं, अपनी कहानियाँ सुनाते हैं, मुझे कैरेक्टर्स ऑफर करते हैं, मुझे फिल्म्स ऑफर करते हैं। तो कुछ भी ऐसा फील करने वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि हाँ मतलब थैंकफुली मैं डिजिटल वर्ल्ड का एक्टर हूँ और डिजिटल वर्ल्ड के शाहरुख खान हो आप। थैंक यू, पर हाँ मतलब ये बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। Yes. बट आई एम नो वेयर नियर मिस्टर SRK। तो बट एनीवेज, तो वो काम पॉपुलर हुआ, उसने अपनी ऑडियंस बनाई एंड आई एम ग्रेटफुल कि जो भी फिल्में मुझे मिली हैं, जो भी फिल्में मुझे ऑफ़र होती हैं, आई एम रियली ग्रेटफुल कि उन्होंने मेरे बारे में सोचा और मुझे दिमाग में रखते हुए कैरेक्टर बना के मेरे लिए वो चीज़ लेके आए। अच्छा, नीना गुप्ता जी के साथ आपने काम किया है, हाउ इज इट? प्लेजर टू वर्क विद हर। हाँ, एंड आयुष्मान खुराना? हाँ, मतलब जब उनके साथ एक फ़िल्म की है और मतलब बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस था पूरा। शुभ मंगल ज़्यादा सावधान का तो एक्सपीरियंस ही पूरा कमाल का रहा है। उसमें जितने भी एक्टर्स इन्वॉल्व हैं, हम लोगों ने बहुत मस्ती की थी। आयुष्मान ने तो एज़ लाइक सीनियर काफ़ी सपोर्ट किया थ्रू आउट। I've met him once. उनकी एक फिल्म आई थी जिसमें वो लड़की की आवाज़ में बात करते हैं। ड्रीम गर्ल। हाँ, ड्रीम गर्ल, करेक्ट। तो उसके लिए मुझे एज अ वॉइस एक्टर बुलाया गया था स्टूडियो में, तो तब मैं उनसे मिली थी, तो इट वाज अमेजिंग एंड ही इज़ ऑल्सो पंजाबी, आई एम ऑल्सो पंजाबी, तो मज़ा आया था। वाइब। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि ना जो छोटे शहरों के बच्चे हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें कैसे पता चलेगा कहाँ ऑडिशंस होते हैं, कैसे? और जो शायद मुंबई नहीं आ सकते अभी, या जिनके हो सकता है पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, तो उन्हें क्या करना चाहिए? अभी तो मतलब सारे जितने भी बड़े कास्टिंग कंपनीज हैं, एजेंसीज हैं,
उन्होंने सारा ऑनलाइन कर दिया है। मतलब तुम घर बैठ के वो अपना इंस्टा पे डालते हैं कि इस तरह के ऑडिशन चाहिए, तो और वो घर पे तुम वीडियोस बना के अपने आसपास के लोगों की हेल्प लेके वो स्क्रिप्ट्स मिल जाती हैं तुम्हें, उनको कांटेक्ट करके वो स्क्रिप्ट्स आ जाती हैं और फिर तुम वो ऑडिशन कर सकते हो और उनको वीडियोस भेज सकते हो। उनको पसंद आएगा तो वो लोग लेते हैं। तो मोस्ट जितने भी यहाँ पे जो वर्किंग कास्टिंग एजेंसीज हैं वो सारा ऑनलाइन है लोगों का काम, तो वो एक स्कोप है। प्लस मतलब मुझे लगता है कि अभी तो तुम ऐसे एरा में हो जहाँ पे तुम्हारे लिए इजी है अपना टैलेंट शोकेस दिखाना। करना, है ना। तो आप कुछ एक सीन परफॉर्म कर सकते हो और वो डाल सकते हो, उस पर रिस्पॉन्स ले सकते हो ऑडियंस का। ऑडियंस भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। ऑफ कोर्स कुछ चीज़ कनेक्ट करती है तो वो अपने आप लोगों तक पहुंच जाती है। तो अभी तो तुम एक बहुत ही लिबरल, बहुत फ्री मीडियम के ज़माने के लोग हो, तो बहुत थोड़ी बेटर हुई हैं चीज़ें, थोड़ा अप्रोच करना ईजियर हुआ है बिकॉज ऑफ डिजिटल मीडियम। Thank you so much, थैंक यू। Jeetu bhaiya. Thank you And so all the much. best for Kota Factory and all the best for all the lovely projects that are going to come very soon, I'm sure. And आपकी लाइफ के लिए all the best and आपकी जल्दी से शादी हो, आपको एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सुशील लड़की मिले जो you. आपकी ज़िंदगी को और ज़्यादा कलरफुल बना दे। एंड